कौन है शूद्र? अछूत कैसे बने? ऋग्वेद का पुरुष सूक्त चातुर्वण्य का सिद्धांत प्रतिपादित करता हुआ कहता है, चारों वर्ण ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न हुए। ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघाओं से और शूद्र पांव से। मनु ने शूद्र को सबसे नीची सीढ़ी पर रखा। एक बार अछूत की तरह पैदा होकर वो हमेशा अछूत रहता है। मरे हुए पशुओं को ढोने और उनका मांस खाने से लेकर रास्ते पर चलने की मनाही तक अछूत हमेशा समाज से काट कर रखे गए। पेशवाओं के जमाने में अछूतों को कमर में झाड़ू बांधकर चलना पड़ता था ताकि वे अपने पद चिन्ह मिटाते चले। उन्हें गले में मटका बांधकर चलना पड़ता था ताकि उनके थूक से जमीन अपवित्र न हो जाए। ये गुलामी रोमन साम्राज्य की गुलामी से भी बदतर थी और अमेरिकी नीग्रो और जर्मनी के यहूदियों के साथ जो किया गया उससे ज्यादा क्रूर। ऐसा कब तक चलता रहेगा? कब तक? क्यों रे? मंदिर में क्यों घुसा? शरण लेने के लिए। कल रात बहुत बारिश हो रही थी। तूने मंदिर को भ्रष्ट किया है। ये अपवित्र छाया मूर्ति पर पड़ी। गंदे नीच कमीने, नराधम अछूत कहीं के अपने आप को अम्बेडकर समझता है। आजकल तो हर कोई खुद को अम्बेडकर समझता है। मारो, अच्छा सबक सिखा दो। सरकार के दामाद बने फिरते हो। ऐसा सबक सिखा दो कि याद रहे। गौतम मोहन का बदला लेंगे। दलित एकता जिंदाबाद। दलित एकता जिंदाबाद। गौतम मोहन का बदला लेंगे। गौतम मोहन का बदला लेंगे। गौतम मोहन का बदला लेंगे। इस घेरे को पार न करे, इसके पार जाना मना है। गौतम मोहन का बदला। कृपया शांति बनाए रखें। मैं आपकी सभा को गैर कानूनी घोषित करता हूँ। मैं आप सबको यहाँ से चले जाने का हुक्म देता हूँ। गौतम मोहन का बदला
तुम अकेले ऐसे व्यक्ति हो जो मुझसे पहले आते हो और सबसे बाद में जाते हो। तुम्हारा परिचय? भीमराव अंबेडकर। आखिर हम मिल ही गए। प्रोफेसर सेलिगमैन तुम्हारे बारे में काफ़ी बातें करते हैं। मैं लजपत राय। बाहर चलकर थोड़ी गुफ्तगू हो जाए। अंबेडकर स्वतंत्रता संग्राम। ओह आई एम सॉरी, मैं अपने बारे में बताना तो भूल ही गया। आपको कौन नहीं जानता सर? प्रोफेसर सेलिगमैन उस इकोनॉमिक्स थीसिस की बड़ी तारीफ करते हैं जो तुम उनके लिए लिख रहे हो। हमें इस संघर्ष में तुम जैसे नौजवानों की जरूरत है। अंबेडकर, ये समय बड़ी उथल पुथल का है। महायुद्ध ने ब्रिटेन को ख़त्म कर दिया है, हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। तुम्हें तो पता होगा तिलक ने हिंदुस्तान में होम रूल लीग शुरू किया और मैंने अपना संघर्ष यहाँ से जारी रखा है। अंग्रेज़ देश से निकाल सकते हैं लेकिन मुझे हरा नहीं सकते। कल हमने यहाँ एक मीटिंग रखी हुई है। आई एम सॉरी, मैं नहीं आ सकूंगा। मैं यहाँ महाराज की स्कॉलरशिप पे पढ़ रहा हूँ, बड़ौदा स्टेट के। इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपनी पढ़ाई पे ध्यान दूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई। तुमने अक्सर मुझे ये कहते सुना होगा कि पढ़ाई का मकसद सिर्फ दुनिया को समझना नहीं, उसे बदलना भी है ना? मुझे ही देखो, मैं पढ़ाता हूँ, किताबें भी लिखता हूँ, लेकिन मैं निग्रो अर्बन लीग का एक संस्थापक भी हूँ। मैं जानता हूँ सर। मुझे गलत मत समझना, मुझे तुम्हारी पढ़ाई से शिकायत नहीं। तुम मेरे सबसे अच्छे स्टूडेंट हो। आओ चले। मुझे अफसोस है अंबेडकर, अफसोस ये है कि तुम अपने देश की आज़ादी के लिए चल रही राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा नहीं लेते। मैं अमेरिका पढ़ने आया हूँ, न कि लाजपत राय जी की होम रूल लीग में शामिल होने। आप अगर यही कहना चाहते हैं सर, तो मुझे अपनी जिम्मेदारियों का पता है। जरूर पता होगा, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। आई एम सॉरी। मानव विज्ञान थीसिस का तुम्हारा विषय क्या है? हिंदुस्तान की जातियां, उनकी व्युत्पत्ति, फैलाव और रीति रिवाज। हाँ, अपना पेपर कब पेश करोगे? अगले बुधवार को सर। गुड लक टू यू। थैंक यू सर। एक बात बताऊं, कल रात तुम्हारी बात सुनकर मुझे नींद नहीं आई। ये बहुत ही अजीब बात है। मुझे तो विश्वास नहीं होता, क्या सच में छूना भी मना है? ये तो कुछ भी नहीं। तुम्हें आजादी तो है कम से कम। क्या बात कर रहे हो? हाँ, इसे आजादी कहते हैं? ए, बातें कम करो। पूरा काम 2 घंटे में खत्म करना है। जल्दी करो। बिग बिग। तुम्हारे लिए 14वां संविधान सुधार तो है। संशोधन सिर्फ कागजों पर है। तुम तो हिंदुस्तानी होते हुए भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हो, लेकिन मैं अमेरिकन होते हुए भी वहां नहीं पढ़ सकता, चाहे मुझ में कितना भी हुनर, कितनी भी काबिलियत क्यों ना हो। देखो, ये संविधान सिर्फ कागजों पर ही अच्छा लगता है। असलियत में काला आदमी काला होता है और गोरा गोरा, और दोनों कभी एक नहीं हो सकते। तो तुम रडियार्ड किपलिंग पढ़ते हो? क्या किताबें सिर्फ तुम ही पढ़ते हो? अरे काले निगरो, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। मैंने कुछ नहीं किया। अगर तुमने किसी गोरी औरत की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मारो, उस लड़की को मैंने नहीं छेड़ा। झूठे बककार, मैं तुम्हारी आंखें फोड़ डालूंगा। तुम समझते क्या हो अपने आप को? काले निकम्मे, चल भाग यहाँ से, निकल यहाँ से, दफा हो जा, चल भाग। मनु का कहना है, शूद्र का एकमात्र धर्म है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनकी विनीत भाव से सेवा करना। शूद्र को धन जमा करने का अधिकार नहीं है, भले ही वो इसके लिए सक्षम हो, क्योंकि शूद्र के धन जमा करने से अन्य जातियों को दुख पहुंचता है। श्यामू जी, दे दो उसको, पैसे ले लो जी। शूद्र को ऊंची जाति के लोगों से बात नहीं करनी चाहिए और पास से गुजरते हुए उन्हें जोर से आवाज करनी चाहिए, ताकि जो भी सुने वो रास्ते से हट जाए, क्योंकि शूद्र का दर्शन, उसकी आवाज, उसका स्पर्श उच्च जाति वालों को अपवित्र करता है। नहीं चाहिए तुम्हारे गंदे पैसे, जाओ दूर हो जाओ, जाओ। इस लड़के को लगता है क्योंकि इसका बाप सूबेदार मेजर है, तुम इसके बाल काटोगे। अरे सूबेदार हो या मेजर, महार तो महारी है। अगर तुम भैंस के बाल काट सकते हो तो तुम भैंस, गधे और कुत्तों से भी बदतर हो। सवर्णों को चाहिए कि वो कभी भी शूद्रों के सामने वेदों का उच्चारण ना करें। अगर कोई शूद्र वेदों को सुन लेता है तो उसके कानों में शीशा पिघलाकर डलवा देना चाहिए।
अगर वे वेद का उच्चारण करते हैं तो उनकी जिह्वा काट देनी चाहिए। विवाह विवाह मैंने तुम्हें संस्कृत लेने के लिए बोला था, फांसी क्यों ली? सर ने कहा कोई सच्चा ब्राह्मण मुझे संस्कृत पढ़ाकर वेद भाषा अपवित्र नहीं करेगा। लेकिन मैंने तुम्हें कहा था ना सीधे प्रिंसिपल के पास जाना। गया था, आपने कहा था बम्बई में सब कुछ ठीक होगा। रो मत, चुप हो जाओ, बंद करो रोना। बलि बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। रो मत, तुम सूबेदार मेजर खानदान के बच्चे हो, याद रखो। अपना पेपर पढ़ने से पहले मैं धन्यवाद करूंगा प्रोफेसर गोल्डनवाइस का। थैंक यू सर। हिंदुस्तान में जाति प्रथा, आम हिंदू और यहां तक कि आम अमेरिकन भी हिंदुस्तान के गांवों की बात करते हुए गदगद हो जाते हैं। बहुत से लोग इस आदर्शवादी दृष्टिकोण को स्वीकार कर लेते हैं, इसलिए हिंदुस्तान के गांवों की असली तस्वीर पेश करना बेहतर होगा। सच तो यह है कि हिंदुस्तान के ग्रामीण समाज की कोई एक इकाई नहीं होती। इसके दो बड़े बड़े हिस्से हैं, एक सवर्ण और दूसरे अछूत। सवर्ण जो हैं वो शासन करते हैं और मालिक हैं, जबकि अछूत उनकी खानदानी गुलाम प्रजा है। और ये सब जन्म के साथ ही तय हो जाता है, बचने का कोई रास्ता नहीं। ये बताइए, क्या गैर हिंदुओं में भी अलग अलग जातियां होती हैं? होती हैं। हिंदुओं ने यह जहर दूसरों तक भी फैला दिया है। जाति प्रथा हिंदुस्तानी समाज के रग रग में फैली हुई है। तुम किस जाति के हो? महार। अब मैं इसके आगे पढ़ना शुरू करता हूं। फ्रॉम नावल भातेना एंड फ्रेंड्स, अंबेडकर की कामयाबी के नाम। कामयाबी के नाम। AA, PhD, और सिर्फ 3 साल में। और हम गधे लोग अभी तक लड़ रहे हैं BA से। प्रोफेसर सेलिगमैन आ रहे हैं। हाँ। सर, अम्बेडकर प्रोफेसर वेब के लिए खत देने आया था। आपने क्या तकलीफ की? तुम्हारा ग्लास कहाँ है? मैं नहीं पीता सर। सच ए नाइस बॉय। तुम्हारी थीसिस पूरी हो जाए तो मुझे जरूर बताना। प्रस्तावना मैं लिख रहा हूँ, ये मत भूलना। नहीं तो किसी लंदन वाले को पकड़ लोगे। Give me your answer due. I'm half crazy over the love of you. लाजपत राय शायद तुम्हें नहीं समझ पाएंगे, लेकिन मैं समझता हूँ। तुम्हारी लड़ाई उनकी लड़ाई से बहुत मुश्किल है। गुड बाय, गुड लक। भाइयों और बहनों, ये हमारे लिए गौरव की बात है कि आज हमारे बीच ब्रदर स्टीव ब्राउन का एक दोस्त, एक हिंदुस्तानी नौजवान मौजूद है। उसके लोग गुलामी के जुए के नीचे संघर्ष कर रहे हैं। वे अनगिनत पीढ़ियों से हमारी तरह गुलाम रहे हैं। उन्हें दबाया गया है, अपमानित किया गया है, उनके साथ जानवरों जैसा सलूक किया गया है। उन्हें दबाने वाले उन्हें छूते तक नहीं, बल्कि उन्हें अछूत कहते हैं। वो जीवन भर अपवित्र रहने और अपवित्र मरने के लिए मजबूर हैं। ये जन्म के साथ मिला हुआ वो स्थायी आनुवांशिक धब्बा है जो कभी नहीं धुल सकता। आइए उनके लिए प्रार्थना करें। लॉर्ड, हमारे हिंदुस्तानी भाइयों और बहनों के ऊपर अपना दया का हाथ रखना, उनकी रक्षा करना और उनकी मदद करना, जैसे तुम हमारी मदद करते आए हो। इस नौजवान का साथ देना। लॉर्ड, ये अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए जल्द ही लंदन जा रहा है।
अमेरिका से यहाँ क्यों आए? क्योंकि मेरी पढ़ाई पूरी हो गई थी। आगे की पढ़ाई मैं यहीं करना चाहता हूँ। लंदन में क्या करना चाहते हो? लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेना। ओह, ग्रेज इन में रहकर अपनी थीसिस पूरी करना, आर्काइव से मदद लेना। हाँ, और बैरिस्टर भी बनना चाहता हूँ। बस यहाँ और कुछ? 1.5 गुना दिमाग पाया है जनाब ने। अमेरिका में क्या तुम गदर पार्टी के मेंबर थे? मेरा उनसे कोई संबंध नहीं। तुमने उनकी किसी कार्यवाही में हिस्सा तो नहीं लिया? नहीं सर, कभी नहीं लिया। और होम रूल लीग, उसके मेंबर रहे हो तुम? जी, मैं अमेरिका में पढ़ने गया था। तो फिर ये क्या है? मेरी इकोनॉमिक्स की थीसिस। पेज 37। हिंदुस्तान की ब्रिटिश सरकार दुनिया की सबसे महंगी सरकार है और हिंदुस्तान की गरीबी का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं। तलाशी लो। अछूत, नीच, उतरो मेरी गाड़ी से, उतरो। नहीं, मुझे पता है नहीं कि तुम अछूत हो, झूठ हो। तुम मेरी गाड़ी में सफर नहीं कर सकते। तुमने कपड़े इतने अच्छे पहने कि मैंने सोचा। चाहो तो हम दुगने पैसे देंगे। दुगने तिगुने किसे चाहिए? अपवित्र नहीं होना चाहता मैं, समझे? हमें प्यास लगी है, हमें पानी चाहिए। वेलकम टू लंदन। प्रोफेसर सेलिगमैन ने तुम्हारी सिफारिश की है। उनके लिए तुमने किस विषय पर थीसिस लिखी थी? हिंदुस्तान का आर्थिक इतिहास 1765 से लेकर आज तक। बड़ा दायरा है। पहले किसी ने लिखा इस पर? नहीं सर, मैं ही पहला हूं। तुम हमारे लिए कौन सी थीसिस लिखना चाहते हो? रुपए की समस्या पर। आओ। मुझे नहीं पता था कोई समस्या है। मैं सहमत नहीं हूं केन्स के तर्क से, जो उन्होंने हिंदुस्तान के गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड के लिए दिया। तो तुम मुझसे भी सहमत नहीं हो? जी प्रोफेसर कैनन, अगर आपने अपना विचार नहीं बदला हो तो। नहीं, बिल्कुल नहीं बदला। आप बुरा ना माने सर, मैं। और तुम्हें लगता है तुम ये साबित कर पाओगे कि हम दोनों केन्स और मैं इतने सालों से गलत रहे? जी, मुझे लगता है सर मैं साबित कर पाऊंगा सर। वेल वेल वेल, मैं जरूर तुम्हें शुभकामनाएं दूंगा। थैंक यू सर। मुझे तुम्हारी समीक्षा का बेसब्री से इंतजार रहेगा। ओ, आप हमेशा लाइब्रेरी में सबसे पहले आते हैं। थोड़ा ज्यादा सो लीजिए किसी दिन, थोड़ी देर के लिए। ये जो सारी किताबें हैं कहीं भागी थोड़े ही जा रही हैं। माफ कीजिए, आप नहीं समझे। गुड इवनिंग मिस्टर एंड्रूज। आपके लिए लेटर। थैंक यू। इस हफ्ते का बिल कब दोगे? कल दे दूंगा। साहब, हमारे बेटे का कल देहांत हो गया। आपको ये खबर देते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है। वो बहुत बीमार था, इलाज के लिए पैसे नहीं थे। हमारे लिए अपनी पढ़ाई का नुकसान मत करना, तबीयत का ख्याल रखना। यहाँ सभी आपको याद करते हैं। प्रिय रामू, गंगाधर के लिए मैं बहुत उदास हूं। उसके बिना जिंदगी दर्द भरी होने वाली है, खासतौर से तुम्हारी, क्योंकि तुम उसकी मां हो। मैं तुम्हें बहुत थोड़े से पैसे भेज पाता हूं, इसलिए तुम्हें दूसरों के घरों में बर्तन मांजने पड़ते हैं, गोबर उठाना और लकड़ी चुनना पड़ता है। तुम्हारे साथ ऐसा करने के लिए मुझे अपने आप से नफरत होती है। और यहां लंदन में लड़ाई की वजह से मेरी भी जिंदगी कठिन है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में वकालत पढ़ना और यहाँ ग्रेज इन में रहना काफी दिक्कत होती होगी आपको, अम्बेडकर। हाँ, क्या करें। मेरे दोस्त मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप इन्हें बताइए।
क्या ये सही नहीं कि हिंदुस्तानी अपने दाएं हाथ से खाना खाते हैं क्योंकि वो बाएं हाथ से अपने पीछे की सफाई करते हैं? क्यों? क्या ये बात सही है कि अंग्रेज हफ्ते में एक ही बार नहाते हैं? वैसे हो सकता है कि ये अफवाह हो। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये बात सही होगी। मेरे प्यारे दोस्त, मैं तुम्हें याद दिला दूं कि तुम हमारे देश में एक मेहमान हो। आपकी मेहमान नवाजी का भी जवाब नहीं। बड़ौदा राज को यह सूचित करते हुए खेद होता है कि आपकी स्कॉलरशिप का समय समाप्त हुआ है। बंद पत्र के अनुसार आपको तुरंत ही हिंदुस्तान लौटकर 10 साल के लिए बड़ौदा सरकार की सेवा करनी पड़ेगी। दीवान बड़ौदा राज। क्या तुम उन्हें कुछ और महीने यहां रुकने के लिए राजी नहीं कर सकते? आखिर तुम्हारी थीसिस पूरी होने वाली है। नहीं सर। खैर अम्बेडकर, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं 4 साल के लिए तुम्हारी अवधि बढ़ा सकता हूं। अगर तुम तब तक लौटाओ तो अधूरी थीसिस पूरी कर सकते हो। आपने मेरा हौसला बढ़ाया सर, थैंक यू। तुम वापस तो आओगे ना? मुझे नहीं पता, उम्मीद तो है। हम लोग बहुत चिंतित थे भिवा। क्यों? इसमें चिंता करने की क्या बात है? मेरा जहाज कुछ ही घंटे तो लेट था। हमने सुना जहाज पर बम गिर गया। बम? हाँ, हम लोग जहाज के दफ्तर गए थे। उन्होंने बताया तुम्हारा तार गलत था। शुक्र है भगवान का, केवल तुम्हारा सामान ही उस जहाज पर था। क्या? जिस जहाज में मेरा सामान था उसी में बम फटा? हाँ, हमने सोचा तुम्हारा जहाज डूब गया। मेरी किताबें? अरे मेरी किताबें थी उस जहाज में। युवा, किताबों को भूल जाओ। कैसी बातें करते हो तुम? अरे भाई, तुम तो जिंदा हो। हिंदुस्तान में स्वशासन लागू, हिंदुस्तानियों का शासन में सहभाग, मॉन्टेग्यू की घोषणा। हिंदुस्तान में स्वशासन आनंद, कुछ पैसे लागू, दो। हिंदुस्तान में स्वशासन लागू। छोड़ो। क्यों अन्ना? अब भी कुश्ती लड़ते हो? हाँ जी। नमस्ते। रमा, भिवा आ गया। साहब आ गए? शुक्रिया। भीमराव, हाँ? कौन से गहने लाए हो रमाबाई के लिए? अरे मैं खुद जो आ गया हूँ, अब गहनों की क्या जरूरत है? क्यों? चलो। मैंने हमारे बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन पैसे नहीं थे और मैं इतनी अकेली थी। आपकी बहुत याद आई। दिन रात, हर पल, हर कॉल आपकी बहुत याद आई। हर शनिवार आपके लिए व्रत रखा मैंने। मैं जानता हूँ तुमने कितने दुख झेले हैं रामू अकेलेपन में। कभी कभी लगता है कितना अपराधी हूं मैं। कबीर कहे ये जग अंधा, कबीर कहे ये जग अंधा। कबीर कहे ये जग अंधा, कबीर कहे ये जग अंधा। अंधी जैसी गाय
बछड़ा था सो मर गया अंधी जैसी गाय, बछड़ा था सो मर गया झूठी चाम चटाए। कबीर कहे ये जग अंधा, कबीर कहे ये जग अंधा। गगन घटा कहरानी साधो, गगन घटा कहरानी साधो, गगन घटा कहरानी। पूरब दिशा से उठी है बदरिया, ओ पूरब दिशा से उठी है बदरिया। रिमझिम बरसत पानी, रिमझिम बरसत पानी। पूरब दिशा से उठी है बदरिया, रिमझिम बरसत पानी, ओ रिमझिम बरसत पानी। अंधी जैसी गाय, बछड़ा था सो मर गया झूठी चाम चटाए। कबीर कहे ये जग अंधा, कबीर कहे ये जग अंधा, कबीर कहे ये जग अंधा। अब तो आपकी पढ़ाई खत्म हो गई होगी। ऐसे क्यों देख रहे हैं मेरी तरफ? तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते गृयुगं स्मरामि। जरा जल्दी करो, ये मछली बाजार शुरू हो जाए, इससे पहले हम सबको यहाँ से निकलना होगा। शुभ मंगल सावधान। पर्दा छोड़ दे ओ, पर्दा छोड़ दे बिन पर्दे की बात। पर्दा छोड़ दे बिन पर्दे की बात। दुल्हन से दुल्हा मिला तो, दुल्हन से दुल्हा मिला तो फीकी ऐसे क्यों देख रहे हैं मेरी तरफ? रामू, मुझे वापस जाना है। अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ के आया हूं मैं। इतना सारा पढ़कर क्या करेंगे आप? बहुत हुआ, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। अरे चिंता मत करो, आज ही नहीं जा रहा हूं मैं। तुम्हें तो पता है कि मुझे बड़ौदा नौकरी करने जाना है। तो मैं भी साथ चलूंगी। पहले मैं जाता हूँ, रहने की जगह ढूंढता हूँ, फिर आकर यशवंत और तुमको ले जाऊंगा। बोलो। मुझे कमरा चाहिए। हमारा नाम? भीमराव अंबेडकर। हिंदू? हाँ जी। जात? महार। माफ करो, कमरा नहीं है। सिर्फ एक हफ्ते के लिए? मेरा होटल बंद करवाना चाहते हो? जी। दूसरी जगह देखो। रोशन, पैसेंजर छे। आओ आओ। तुम अकेले हो? जी। बस इतना ज लगे जाए? जी। अच्छा, एम आओ आओ।
रोशन रोशन रोशन, वो पारसी नहीं है, उसने सुधरे कुश्ती नहीं पहना है। तुम कौन है? तुम पारसी नहीं है? मैं पारसी हूँ। हमको बेवकूफ समझता है। ठीक है ठीक है, तुम्हारा सुधरे कुश्ती दिखाओ, चलो दिखाओ, बताओ। मैं हिंदू हूँ। तुम यहाँ नहीं रह सकता है। ये धर्मशाला हमारा बिरादरी ने खाली पारसी लोगों के लिए बनाया है। मैं समझ गया आपकी परेशानी। मैं पारसी नाम लिखूंगा रजिस्टर में। आपकी भी आमदनी हो सकती मैं यहाँ रहूंगा तो। मुझे घर मिलते ही ये जगह छोड़ दूंगा। मैं ऑफिसर हूँ अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में बड़ौदा स्टेट के। ठीक है ठीक है, तुमको एक दिन का 5 आना भाड़ा देना पड़ेगा, बोर्डिंग और लॉजिंग का। और तुमको रजिस्टर में लिखना होगा पारसी नाम। थैंक यू। मैं इसके वास्ते खाना लाती हूँ। इस कमरे में नहीं रह सकता है तुम, हम तुमको दूसरा कमरा देंगे। सामान उठाओ और आओ हमारे साथ। आओ, तुमको यही कमरे में रहना पड़ेगा, ठीक है? पूरा अंदर है। स्टाफ सैलरी फाइल दीजिएगा। जरा एक गिलास पानी तो देना। सुना नहीं मैंने क्या कहा? पानी नहीं है। तो वो क्या है फिर? पानी नहीं है। देखो, तुम सीनियर ऑफिसर होगे, लेकिन तुम इस पानी को छू नहीं सकते। अगर महाराज को इस बात का पता चल जाए तो? हाँ जाओ, बोल दो, हम नहीं डरते। ये हमारे धर्म का मामला है। अगर महाराजा तुम्हें पानी पिलाना चाहते हैं तो अपने महल से लाकर पिलाए। वो महाराजा है, कुछ भी कर सकते हैं। वो नौकरी पे रख सकते हैं तुम जैसे गंदे अछूतों को। मुझे याद है जोशी, पर मुझे भी आपकी तरह इकोनॉमिक्स में 3% मार्क्स नहीं मिले थे मिस्टर मुखर्जी। हाँ। अरे वो तो प्रोफेसर सेलिगमैन की मेहरबानी थी। अच्छा। क्योंकि वो मुझे निराश नहीं करना चाहते थे। सच बात तो ये है कि मुझे 0 ही मिलना चाहिए था। डॉक्टर अंबेडकर जी, मैं जहांगीर उमरीगर, सेक्रेटरी हूँ ऑफिसर्स क्लब का। कहिए। क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? जरूर, एक्सक्यूज मी। प्लीज कम सर। એટલે કે हमें मिला आपका एप्लीकेशन लेटर। हम आपको खुशी से मेंबर बना सकते हैं क्लब का, लेकिन हमारी कुछ कंडीशंस हैं। हाँ, बुरा नहीं मानना। आपको अलग टेबल पर बैठना पड़ेगा। आप अपना अलग कांटा, चमचा, प्लेट इस्तेमाल कर सकते हैं, और सिर्फ हमारा एक मुस्लिम वेटर मकबूल अहमद ही आपको सर्व करने के लिए तैयार है। हाँ? प्रिय रामू, जोशी और मुखर्जी जैसे कोलंबिया के साथी होते हुए भी रहने की जगह नहीं मिली। वैसे मेरा बड़ौदा आना पिताजी को कहां पसंद था। तुम्हारे ऊपर कोई कर्जा नहीं है महाराजा का। महाराजा की सनक और मनमर्जी की ताल पर नाचना चाहते हो तुम, वो भी गुजरात में। पता है कितने रूढ़िवादी होते हैं वो लोग। लेकिन मैं तो पहले ही हाँ कर चुका हूं पिताजी। क्या? तार मिला कि पिताजी की तबीयत बिगड़ी हुई है। उनके लिए मिठाई ले रहा था कि मेरी आंखों के सामने से ट्रेन निकल गई। आखिर मैं किसी तरह घर पहुंचा।
पिताजी पिताजी दीवा हाँ? दीवा तेरी ही प्रतीक्षा कर रहा था। बहुत बड़ा आदमी बना। पिताजी કડી શકે એવન કડી કેમ શકે એવન ના નહીં મેડમજી ને શૂટ પર છે આજે પેલો માણસ કોણ છે એને બોલો, બોલો, એને બોલો, બોલો. મેડમજી નહીં મને જોઈએ મેડમજી नालायक नीच धोखेबाज झूठे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पारसी नाम रखने की हम जानते हैं कौन है तू एक हिंदू है नहीं पर एक अछूत है कोई और जगह नहीं मिली क्या रहने के वास्ते? ये जगह कब तक खाली करेगा बोल। बस 1 हफ्ता और मुझे यहाँ रहने की मोहलत दीजिए, मैं तब तक दूसरी जगह ढूंढ लेता हूँ। बिल्कुल नहीं, बाहर निकल जाओ यहाँ से, सामान के साथ बाहर निकल जाना, वरना अगर आज रात तू यहाँ नजर आया इन डंडों से तेरा सर फोड़ डालेंगे, समझा? डॉक्टर आम्बेडकर, महाराज आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, पधारिए। अम्बेडकर, आओ आओ। मुझे तुम पर बहुत गर्व है बेटे। मैंने तुम्हारा थीसिस कास्ट इन इंडिया पढ़ा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। धन्यवाद योर हाइनेस। बैठो। तो बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? दीवान कह रहे थे कि तुम कुछ परेशानी में हो। सर, मुझे रहने के लिए एक घर चाहिए। अम्बेडकर, समझता हूं तुम्हारी परेशानी, मेरी भी कुछ मजबूरी होगी, सब धीरे धीरे होगा। वैसे भी तुम्हें यहां नौकरी देकर मैंने क्रांति की शुरुआत कर दी है। तुम्हें मुझसे इतनी भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि एक ही दिन में जातिवाद का पूरा पहाड़ उड़ा के रख दूं। इन चीजों में वक्त लगता है, थोड़ा धीरज रखना होगा। लोग इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? ये सब क्या है रामू? आज आपका पहला दिन है जब आप सिडनम कॉलेज। सिडनम कॉलेज। सिडनहैम कॉलेज। सुनो, क्या ये बोरिंग अछूत हमें पढ़ा पाएगा? अरे देखना, मेरे पिताजी को पता लगती क्या होगा। तुम्हें क्या लगता है, क्या ये नमूना अंग्रेजी बोल पाएगा? सच है। I am Professor Ambedkar. I'll be your lecturer in political economy. In case you are wondering, what could I possibly teach you? Allow me to introduce myself. वैसे मैंने MA और PhD की डिग्री पाई है पब्लिक फाइनेंस में, कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से। मेरी थीसिस का विषय है 1765 से आज तक का हिंदुस्तान का आर्थिक इतिहास। इसके अलावा मैं तैयारी कर रहा हूं MSc की लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। अगर किसी को यह लगता है कि मैं आपको पढ़ाने के लायक नहीं हूं और क्लास के बाहर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं खुशी से, अभी।
So, let's begin. डॉक्टर अंबेडकर, हूँ प्रोफेसर त्रिवेदी। जी। ये पानी सिर्फ प्रोफेसरों के लिए ही है। तो मैं और क्या हूं? हाँ हाँ हाँ, हम जानते हैं तुम्हें लेक्चरर छो, लेकिन यहाँ हम आपको बता दें कि पीने का पानी आप घर से ही लाया कीजिए। अगर आप विद्वान प्रोफेसरों को मेरे पानी पीने पे ऐतराज होता है, तो मेरा सुझाव है कि आप अपने घर से पीने का पानी लाएं। या फिर इस पानी को शुद्ध करें। आप त्रिवेदी हैं ना, तो आप बेहतर जानते होंगे कि अशुद्ध पानी को शुद्ध कैसे किया जाए। नहीं, मैं बताता हूं। अमेध शव चंडाल मध्य मांसादि दूषिता, ये मंत्र वृद्ध हरित स्मृति से है। फिर से दोहराऊं, अमेध्य शव चंडाल मध्य मांसादि दूषिता। अमेध्य शव चंडाल मध्य मांसादि दूषिता, गोपालोद्धृत्य कलशैः सहस्रं रेचयेत् जलम्, निक्षिप्य पञ्चगव्यानि वारुणैरपि मन्ययेत्, तडागस्यापि शुद्ध्यर्थं गोभिः सङ्क्रामयेत् जलम्। स्वशासन ये एक महार का उतना ही जन्म सिद्ध अधिकार है जितना कि एक ब्राह्मण का, और जब तक इस विचार भाव का स्वीकार नहीं होता, हिंदुस्तान को स्वशासन मिलने की संभावना नहीं। जिस स्वराज में पिछड़ी जातियों को मूलभूत अधिकार नहीं मिलते, वो सही स्वराज नहीं होगा, वो एक नई गुलामी होगी, एक महार। ओह, कितना प्रभावशाली विधान है। दीवान साहब, आप जानते हैं इस पत्र का अनामक लेखक कौन है? नहीं योर हाइनेस। डॉक्टर अंबेडकर। दत्तोबा पवार ने मुझे बताया। डॉक्टर अंबेडकर एक पाक्षिक पत्रिका शुरू कर रहे हैं और उन्हें कुछ मदद की जरूरत है। हाँ योर हाइनेस, मैं मानता हूँ कि आप वर्ण व्यवस्था की अनिष्ट प्रथा को मिटाने और नीची जाति वालों को ब्राह्मणों और पुजारियों के अन्याय से मुक्त कराने की जो कोशिश कर रहे हैं, वो है तो बहुत साहसपूर्ण। फिर भी हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। नहीं दीवान साहब, हमें हर तरह से डॉक्टर अंबेडकर का उत्साह बढ़ाना चाहिए, हर तरह से। हम मदद करेंगे उनके पाक्षिक मूक नायक की। मूक नायक, वंचित जगत का नायक। किती किती सांगू तुला, किती किती सांगू तुला ग, किती किती सांगू तुला ग, किती किती शिवतरकर, सांगू लिखो। तुला ग, हिंदुस्तान भेदभाव का घर है। हिंदू समाज कई मंजिली इमारत जैसा है, जिसमें ना तो दरवाजे हैं और ना ही सीढ़ियां। जो जिस मंजिल पर पैदा हुआ है, उसे उसी मंजिल पर मरना है। इस मानगांव परिषद ने मुझे विश्वास दिलाया है कि आपको अंबेडकर के रूप में अपना उद्धारक मिल गया। मुझे भरोसा है ये आपकी बेड़ियां तोड़ डालेंगे। इतना ही नहीं, वो समय आएगा, मेरा मन मुझे कहता है, जब अंबेडकर इस देश के अग्रणी और महान नेताओं में गिने जाएंगे। अंबेडकर, ओ अंबेडकर। रमा, कौन हो सकता है? ओ अंबेडकर। लगता है शाहू महाराज हैं। चलो ऊपर ही चलते हैं। जी। नमस्ते महाराज, बैठिए। अंबेडकर। हाँ,
एक कप तुम्हारी स्पेशल चाय मिलेगी बहन रमाबाई। रामू चाय। ये बात बिल्कुल सच है कि हर महान आदमी के पीछे एक स्त्री होती है, रमा बहन जैसी। तुम भाग्यशाली हो अंबेडकर। पढ़ाई के लिए लंदन जा रहे हो ना, मेरी छोटी सी भेंट। खोलिए उसे। धन्यवाद। बहुत अच्छे। तो चले, मूकनायक ऑफिस जो जाना है। रामू, मैं समझ सकता हूं तुम बहुत दुखी और अकेली हो जाओगी, लेकिन मुझे मेरी पढ़ाई पूरी करनी है। सिर्फ 2 ही साल की तो बात है। हाँ? रामू, चलो भाई चलो। वेल वेल, ये कचरा वापस आ गया। ओ अंबेडकर, माफ कीजिए, चिकन खत्म हो गया। अभी परोस दिया बचा कुचा, अब सिर्फ गोभी और रसा बचा है। हे क्या हुआ? रॉबर्ट। ओह, तो तुम मेरे हिस्से का चिकन खा रहे हो। किस्मत अच्छी है तुम्हारी। मेरे पिता कहते हैं हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी और कुत्ते बाहर बैठकर खाते हैं, हमारे साथ नहीं। माफी मांगो, माफी। ठीक है, माफी चाहता हूं। ये गिर गए थे। थैंक यू। अच्छी खबर है, बहुत अच्छी। तुमने नहीं सुनी? प्रिंस ऑफ वेल्स बंबई गए थे। तो क्या हुआ? सारे बाजार बंद हो गए, काले झंडे दिखाए, गांधी जी ने ब्रिटिश कपड़ों की होली जलाई। और भी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें गांधी जी को जलाना चाहिए। जैसे कि असनौटकर, हिंदुस्तान में आज 6 करोड़ अछूत हैं जिन्हें नागरिक, कानूनी, राजनैतिक या नैतिक अधिकार प्राप्त नहीं है। पहले अंग्रेजों का जाना जरूरी है, उसके बाद सब अपने आप ठीक हो जाएगा। कल तुम्हारे कमरे की लाइट 9:30 बजे तक जलती रही। मैंने तुम्हें पूरी रात बत्ती जलाने की इजाजत नहीं दी है, समझे? अब 9 बजने में सिर्फ 10 मिनट बाकी है, उसके बाद लाइट बंद। प्रिय श्योतरकर, मूकनायक कैसा है? यहाँ जिंदगी बड़ी कठिन है। मेरी मकान मालकिन बहुत रूखी और भयंकर औरत है। मुझे थोड़े से नाश्ते से ही संतोष करना पड़ता है।
यहाँ लंदन की खामोश रातों में मुझे बाड़ाराम भाव का क्लैरिनेट सुनाई पड़ता है। मुझे रमाबाई की चिंता है, तुम उसका ख्याल रखना जैसे हमेशा रखते आए हो। मुझे घर से खबर मिली है कि ट्यूशन टीचर नियमित नहीं आता। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर पैसों की बात है तो उसकी तनख्वाह बढ़ा दो या कोई दूसरा टीचर रख लो। बच्चों की पढ़ाई का किसी भी कीमत पर कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। इस मामले में तुम खुद ध्यान देना। भीमराव। यहाँ बम्बई में तो तुम्हारे लिए 1 मिनट की फुर्सत नहीं होती, और अब देखो हजारों मील दूर तुम्हारी चिंता होने लगी है। एक्सक्यूज मी, लाइब्रेरी में खाना मना है। एक्सक्यूज मी, हम लोग उस दिन मिले थे। हम मिले थे? जब तुम्हारे पेपर्स गिर गए थे और मैंने उठाए थे। हाँ, याद आया। पेनी फिट्जजेराल्ड। भीमराव अंबेडकर। प्लेजर टू मीट यू। मैंने कभी किसी को इतनी मेहनत करते नहीं देखा। मेरे पास वक्त बहुत कम है और काम ज्यादा। शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ। मैं काम करती हूँ हाउस ऑफ कॉमन्स में। वहाँ के कुछ रेफरेंसेस तुम्हारे काम आ सके। क्यों ना हम कॉफी पीने चले और तुम मुझे बताओ तुम्हारे पढ़ाई के विषय कौन से हैं? लेकिन सिर्फ 10 मिनट ही तो लगेंगे, फिर पढ़ाई शुरू कर देना। क्यों, क्या हुआ? बात वो नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। मैं दे दूंगी। ओह कम ऑन, यकीन मानो इससे मेरा दिवाला नहीं निकलेगा। गुड इवनिंग अंबेडकर। गुड इवनिंग। मैंने तुम्हारा मूक नायक पढ़ा, डम्ब हीरो। तुम लिखते अच्छा हो, लेकिन मुझे तुम्हारे विचार पसंद नहीं। कोई ताज्जुब की बात नहीं है। बाय द वे, पता है शाहू महाराज नहीं रहे। आज मुझे एक दोस्त मिला था मेरा, बंबई से अभी अभी आया है। उसी ने बताया। For as in Adam all men die, even in Christ shall all be made alive. मेरे पति की मौत हुई तब मैं भी मरना चाहती थी। मैं बहुत खुदगर्जी से पेश आया। मैंने तुम्हारे बारे में कभी पूछा ही नहीं। कुछ बताने लायक है भी नहीं। लड़ाई में मारे गए वो। और बच्चे? मैं अपने माँ के साथ रहती हूँ। एक वही बची है मेरे लिए। मैं दुआ करता हूँ कि भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। Bhimrao Ramji Ambedkar. I hereby call you to the bar and do publish you barrister. टोस्ट नए वकील के नाम। वो अपनी लड़ाई साहस से लड़े और उसे बहुत सफलता मिले। मेरे दोस्तों पर भगवान अपनी कृपा रखे और उन्हें तकलीफों से दूर रखे। भीम, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाई हूँ। ये बाइबल। बाइबल? मैं बाइबल पर एक किताब लिखने वाला हूँ।
और उसे तुम्हें समर्पित करूंगा। वेल थैंक यू। अंबेडकर, तुमने सोचा होगा कि मैंने तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए यहां बुलाया है। तुम्हें निराश करने के लिए मुझे अफसोस है, लेकिन तुम्हें इसे दोबारा लिखना होगा। तुम्हारे निष्कर्षों से हमारा कोई विरोध नहीं है, मगर मेरे ख्याल से वो गलत है। एग्जामिनर्स का भी यही मानना है। फिर भी हम किसी को अपने विचार बदलने के लिए नहीं कहेंगे, महज इसलिए कि हम चाहते हैं। इसलिए तुम अपने निष्कर्षों को वैसे का वैसा ही रखो अंबेडकर। सिर्फ अपने तेवर थोड़े से बदल दो, मतलब कि अपनी भाषा। ये एक इकोनॉमिक्स थीसिस की बात है अंबेडकर, हुकूमत को नीचा दिखाने का जरिया नहीं। भीम, क्या हुआ? क्या उन्हें थीसिस पसंद नहीं आई? बिल्कुल नहीं, मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा। मैं यकीन नहीं कर सकती, पर क्यों? मेरी भाषा ने उन्हें नाराज कर दिया। जो सच है मैंने तो वही लिखा ना। साम्राज्यवाद मैंने तो पैदा नहीं किया था, उन्होंने किया था। भीम, अब तुम क्या करोगे? फिर से लिखूंगा। पेपर 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 अचानक मैं लक्ष्मीबाई ने रुको तो, पहले मैं तुमसे तो मिल लूं। कैसी हो? रमा, कौन है? साहब। साहब? गणपती गोंधळाया हो, अन उरले सुरले गोंधळाया हो, यशवंत, ये पेन और कंपास बॉक्स तुम्हारे लिए। कल बाजार जाएंगे और नए कपड़े खरीदेंगे तुम्हारे लिए, तुम्हारी माँ और लक्ष्मी बहनी के लिए भी। यह है मेरी लॉ डिग्री। जानती हो उन्होंने क्या कहा? भीमराव रामजी अंबेडकर, I hereby call you to the bar and do publish you barrister. सातारचे मंगळाई धार उघड बया, मर्याई दर्याई धार उघड बया, जगदंबा प्रसन्न झाली, भक्ती कवाडे उघडली। तुम लोग अपनी आंखें क्यों नहीं खोलते? मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है तुम्हारे इन उदास चेहरों को देखकर और तुम्हारी निराश आवाजों को सुनकर। तुम सिर्फ कराते आ रहे हो हजारों सालों से, पर तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी मजबूरी को अपनी बदकिस्मती समझकर गले लगाने में? क्यों जी रहे हो? तुम्हें तो अपनी मां की कोख में ही मर जाना चाहिए था। जागो, जागो। तुम क्यों दुनिया के दुखों, गरीबी और गुलामी के बोझ को अपनी शोचनीय, तुच्छ, घृणित और नर्क जैसी जिंदगी से और अधिक भारी करते हो? तुम्हारा मर जाना ही बेहतर है। अगर तुम नई जिंदगी शुरू नहीं कर सकते या अपने अंदर नया जोश नहीं भर सकते, जागो। सच तो यह है कि इस देश के किसी भी नागरिक के बराबर, चाहे वो ऊंचा हो या नीचा, तुम्हें भी रोटी, कपड़ा और मकान पाने का जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर तुम एक सम्मानजनक जिंदगी जीना चाहते हो तो तुम्हें अपनी मदद खुद करनी होगी, जो सबसे अच्छी मदद है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की सभा में अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हुए मौलाना मोहम्मद अली साहब ने किसी के सुझाव पर कहा कि अछूतों को हिंदू और मुसलमानों में बराबर बांट दिया जाए। उनकी हिम्मत कैसे हुई है कहने की? क्या हमें बर्दाश्त करेंगे? हमारे गुलामों जैसी लेन देन होगी? हम कांग्रेस पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? गांधी जो महान समाज सुधारक है उस वक्त जेल में थे और वो चुप रहे। क्या हमें ऐसे मसीहाओं की जरूरत है जो
ज्यादा फिक्र करते हैं उन रूढ़िवादी मुसलमानों की जो मांग करते हैं खिलाफत की? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा प्रस्ताव है कि हम अपनी मुश्किलें हल करने के लिए और अपनी शिकायतें सरकार के सामने रखने के लिए एक खास केंद्रीय संस्था की स्थापना करें, जिसका नाम होगा बहिष्कृत हितकारिणी सभा। अलग अलग धर्मों के बहुत से उदारतावादी मित्र हमारा साथ दे रहे हैं। साहब, 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 साहब। क्या चाहिए तुम्हें? इस घर में थोड़ी शांति नहीं मिल सकती? सुबह से कमरा बंद करके बैठे हैं, कुछ कुछ खाया तक नहीं। खाना नहीं खाऊंगा तो मर नहीं जाऊंगा मैं। तुम खा लो, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। रामू, क्या हुआ? रामू, क्या बात है? क्या हुआ? प्रिय दत्तोबा, हमारे बेटे राजरत्न ने मेरे व्यस्त जीवन में खुशियां भर दी हैं। जब मैं इसे देखता हूं तो मुझे अपने पिताजी का प्यार और ममता याद आती है। मैं अपने आप को एक अच्छे वकील के रूप में स्थापित करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, फिर भी नीची जाति का होने से हर चीज मुश्किल हो जाती है। तब राजरत्न सब भुला देता है। भीमराव, भीमराव, राजरत्न बहुत बीमार है, आप जल्दी चलिए। वो अशुभ घड़ी भी आ ही गई और राजरत्न भी हमें छोड़कर चला गया। और अब जब हमने अपनी चौथी भोली भाली और हंसमुख संतान को दफन कर दिया है, हमारी जिंदगी का सारा स्वाद चला गया है। तुम ही बताओ दत्तोबा, भाग्य इतना बेरहम क्यों होता है? राजरत्न को क्यों मरना पड़ा? क्यों? मैं भीमराव रामजी अंबेडकर बॉम्बे वैधानिक सभा का सदस्य मनोनीत किए जाने पर ये विधिवत प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं महामहिम बादशाह सलामत के प्रति पूरी निष्ठा और आस्था रखूंगा जैसे कानूनन स्थापित है और मैं ब्रिटिश सरकार के प्रभुत्व और एकता का समर्थन करूंगा। हमें अपना आंदोलन कोंकण से शुरू करना चाहिए। यह जगह बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के बोले प्रस्ताव के अंतर्गत आती है, जो कि अछूतों को सार्वजनिक जलाशयों से पानी पीने की इजाजत देता है। हम लोग महाड आंदोलन की शुरुआत चौदार तालाब को अछूतों के उपयोग के लिए खोलकर करेंगे। यहां से एक सामाजिक विद्रोह की शुरुआत होगी। और देखो, सहस्त्रबुद्धे, चित्रे और टिप्पणिस, तुम लोग गांव गांव में जाकर हजारों की संख्या में लोगों को इकट्ठा करो। आखिर में उन्होंने कॉन्फ्रेंस के लिए एक तमाशा थिएटर किराए पे लिया है और भारी संख्या में लोग महाड की तरफ कूच कर रहे हैं।
नमस्ते टिप्रिस, नमस्ते मोरे। नमस्ते डॉक्टर साहब, आइए आइए। नमस्ते बालाराम जी। भाइयों और बहनों, मुझे इस परिषद का अध्यक्ष बनाकर आपने जो इज्जत दी है, मैं उसके लिए आपका आभारी हूं। यहां आकर बड़ी खुशी हुई। मैंने अपनी पढ़ाई का पहला अक्षर दापोली में ही सीखा। वो जगह सभी की यादों में बस जाती है जहां अपना बचपन बीता हो। लेकिन मुझे एक बात का दुख भी है कि हम सदियों से नाइंसाफी बर्दाश्त करते आए हैं। मेरी आपसे सलाह है कि उतार फेंकिए वो गंदा रहन सहन और बाहर निकलिए उस नर्क से जिसमें रहने के लिए सवर्ण हिंदुओं ने हमें मजबूर किया है। तो शिक्षित बने, संघर्ष करें और खुद को संगठित करें। अपने ऊपर भरोसा कीजिए और साफ सुथरे रहिए। मैं चाहता हूं कि आप आज ये प्रतिज्ञा करें कि अब से सड़ा गला मांस नहीं खाएंगे, जूठन नहीं उठाएंगे। अपने बच्चों को पढ़ाइए, उनके अंदर ये भावना पैदा कीजिए कि जिंदगी में उन्हें बड़ा आदमी बनना है। क्योंकि हमारी लड़ाई सत्ता या दौलत पाने की नहीं है, अपनी आजादी और आत्मसम्मान पाने की है। हम इंसाफ की राह पर हैं, इसलिए इस लड़ाई में हमारी हार का सवाल ही नहीं। महाड के अछूतों को पीने का पानी बड़ी मुश्किल से मिलता है। उनकी समस्या दूर करने के लिए महाड म्युनिसिपैलिटी ने बोले प्रस्ताव के अंतर्गत चौदार तालाब 1923 में ही जनता के लिए खोला है। इसके बावजूद महाड के अछूतों ने इस प्रस्ताव पर अमल नहीं किया है। क्यों? क्योंकि साफ जाहिर है वे डरते हैं। मैं परिषद से अपील करता हूं कि वो इस मामले में दिशा दें। तो क्यों ना हम शांतिपूर्वक चौदार तालाब चलें और पानी पिए, जो हमारा कानूनन हक है। चलो चौदार तालाब। उन्होंने चौदार तालाब अपवित्र कर दिया। अब वो वीरेश्वर मंदिर में प्रवेश करेंगे। उन्होंने चौदार तालाब अपवित्र कर दिया। अब वो वीरेश्वर मंदिर में प्रवेश करेंगे। शिवदर खान। डॉक्टर साहब, दंगा हो गया। दंगा? हाँ, दंगा। उनके हाथों में लाठियां हैं और वो हमारे लोगों को बेरहमी से पीट रहे हैं। भगदड़ मची है, कुछ समझ नहीं आता। डॉक्टर साहब, आप उन्हें रोकिए।
जानवर, कितने वहशी हैं ये लोग। डॉक्टर अंबेडकर, जी, क्या आप अपने लोगों को काबू में करेंगे? अपने लोगों को? हाँ। चित्रे, टिप्पणिस, ये हमारे लोगों को रोकने को कह रहे हैं। ठीक है, मैं अपने लोगों को रोकता हूं, लेकिन आप बाकी लोगों को रोकिए। ठीक है। क्या अब आप मंदिर में घुसने की तैयारी में हैं? मंदिर? हमारी परिषद खत्म हो चुकी है, लोग शांति से चले गए हैं। हम हमेशा कानून का पालन करते हैं, और याद रखिए तालाब कानूनन सबके लिए खुला है। आप हमें आज्ञा दीजिए, हम उनका सिर फोड़ देंगे। शांत रहिए, शांत रहिए। मेरी विनती है कि शांति और सद्भाव बनाए रखें। हम कानून का पालन करते हुए यहाँ तक पहुंचे। कानून अपने हाथ में ना लें। हम और ज्यादा खून खराबा और बर्बादी नहीं होने देना चाहते। शांति से अपने गांव लौट जाएं, मेरी यही विनती है। जाइए। हुई है ना, उसने कुछ खाया। तेरी ही फिक्र में बीमार हुई है वो। तुम अपने परिवार की बिल्कुल चिंता नहीं करते। मुझे पता है मैं क्या करूं। सुनो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। भीवा! 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 जब तू पढ़ रहा था तेरे बीवी बच्चों को किसने पाला? जब जब तेरे पास एक भी पैसा नहीं था, बता मुझे, किसने पाला? तुम्हारा इस घर में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। घर के सारे बर्तन भी मेरे पैसों से खरीदे गए हैं, मेरे पैसों से, समझे तुम? तो उठा कर ले जाइए। ठीक है, मैं सब लेके जाऊंगा। सारे बर्तन मेरे हैं, मैंने खरीदे हैं। सारे ही तो बर्तन मेरे हैं। क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो तुम मुझे। मैं कभी इस घर में अपने पैर नहीं रखूंगा, कभी नहीं रखूंगा, समझे? तुम मेरी शक्ल कभी नहीं देखोगे, कभी नहीं देखोगे तुम लोग मेरी शक्ल। बाबूजी, आपने कुछ खाया? हाँ। ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोतिभिस्सेदसादनाम् ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गन्धद्वारान् दुराधर्षान् नित्यपुष्टान् गरीषीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां। प्यारे पाठकों, मूक नायक को बंद करना पड़ा। उसकी जगह मैं एक नया पाक्षिक शुरू कर रहा हूं, जिसका नाम होगा बहिष्कृत भारत, जो पीड़ित वर्ग की शिकायतों को आवाज देगा। मैं दूसरी उपजातियों से भी अनुरोध करूंगा कि वो एक होकर महाट के सत्याग्रह को मजबूत बनाए। आपके लिए टेलीग्राम है अमेरिका से। आपको बधाई दी है। लिखा है आपने एक अभूतपूर्व सामाजिक क्रांति की नींव रखी है। क्या उन्हें ये मालूम नहीं कि तालाब शुद्ध कर दिया गया है? एक और टेलीग्राम बनारस से आया है। लिखा है, हम आपकी हरकत का विरोध करते हैं। इन हरकतों से बाज नहीं आए तो ठीक नहीं होगा। अरे यार, 2 चाय 4 नंबर पे। फारूक भाई, हमें कुछ खाने को दीजिए। और बहिष्कृत भारत का नया अंक। सारी प्रतियां बिक गईं। शाबाश। काउंसिल की मीटिंग कैसी रही? तूफानी। तो बताओ, क्या स्थिति है महाड में? मोरे, सवर्णों ने उन अछूतों के बहिष्कार की घोषणा की है जो महाड़ आए थे। वहाँ के सारे गांव में हमारे लोगों को कड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सवर्ण उन्हें अनाज तक नहीं देते, कोई ना कोई बहाना ढूंढकर मारपीट करते रहते हैं। कईयों को तो जेल में डाल दिया। उन्होंने मुझे भी इतना मारा कि उनके नसीब में है सिर्फ धमकियां और अत्याचार। और महाड़ म्युनिसिपल काउंसिल ने तो प्रस्ताव पास किया है
कि 14 टैंक अछूतों के लिए बिल्कुल खोला नहीं जाएगा। जानलेवा बीमारियों का इलाज सख्ती से करना पड़ता है। भाइयों और बहनों, ये पत्र गैर ब्राह्मण आंदोलन के नेता श्रीमान जवड़कर की तरफ से आया है। लिखते हैं, हम महाराष्ट्र के गैर ब्राह्मण नेता ये घोषणा करते हैं कि आपके सत्याग्रह को हम तन मन से सहयोग देंगे, लेकिन एक शर्त है, कोई ब्राह्मण इस आंदोलन में शामिल नहीं होगा। यह मान लेना गलत है कि सारे ब्राह्मण अछूतों के दुश्मन हैं। निजी तौर पर मुझे ब्राह्मणों से घृणा नहीं है, मुझे घृणा है ब्राह्मणवाद की भावना से, जो कि ब्राह्मणों और गैर ब्राह्मणों दोनों में हो सकती है। ये तय हुआ है कि 25-26 दिसंबर 1927 इन दिनों हम सबका महाड में सत्याग्रह होगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जय। डॉक्टर अंबेडकर, मैं फैरेंट, पुलिस सुपरिंटेंडेंट, कलेक्टर मिस्टर हुड आपसे मिलना चाहते हैं। प्लीज कम। भाइयों, महाड जाते समय कड़ा अनुशासन बनाए रखें। अनुशासन के बिना सत्याग्रह की ताकत कम हो जाती है। नेतृत्व चित्रे करेंगे, मैं बाद में शामिल होऊंगा। सहस्त्रबुद्धे जी, आइए। चलो महाड, अस्पृश्यता नष्ट करो, अस्पृश्यता नष्ट करो। डॉक्टर अंबेडकर की जय, डॉक्टर अंबेडकर की जय। नजर रखना कि कोई टैंक के नजदीक आने ना पाए, ठीक है? आप मुझे थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। सवर्णों ने कोर्ट में दावा किया है कि टैंक उनकी अपनी निजी मिल्कियत है और सिविल कोर्ट ने उन्हें स्टे ऑर्डर दे दिया है। मिस्टर हुड, आप और मैं दोनों अच्छी तरह से यह बात जानते हैं कि यह दावा सरासर झूठा है। अब ये सब तो कोर्ट ही तय करेगा कि सवर्णों का दावा सच्चा है या झूठा। लेकिन इस सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य यही था कि हम उस तालाब से पानी पिएं। देखिए, अगर आप जिद करेंगे तो मुझे गिरफ्तारियां करनी पड़ेंगी और ये अदालत की बेइज्जती का जुर्म होगा। क्या आप अपने 10,000 लोगों को जेल भिजवाना चाहते हैं? इससे कौन सा मकसद हल होगा? आप तो जानते हैं मैं आपके आंदोलन के खिलाफ नहीं हूं। 4 या 5 लोगों के समुदाय को प्रतिबंध लगाने के हुक्म को मैंने बड़ी मुश्किल से टाला है। थैंक यू, हम आपके आभारी हैं। क्या मैं आप लोगों की कॉन्फ्रेंस में बात कर सकता हूं? बस चंद मिनटों के लिए, जुलूस के टैंक की तरफ निकलने से पहले। यह हो सकता है। अब इजाजत दीजिए, वहां बहुत सारे लोग इंतजार में होंगे। थैंक यू। यह परिषद इस देश में समानता के एक युग की शुरुआत करने के लिए बुलाई गई है। हिंदुस्तानी इतिहास में इसकी कोई मिसाल नहीं है। मैं इसकी तुलना सिर्फ उस मीटिंग से करूंगा जो फ्रांस में सन 1789 में हुई थी और जो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत थी। हमारी परिषद हिंदुस्तान में ऐसी ही एक सामाजिक क्रांति की शुरुआत है। हम एक लड़ाई का ऐलान करने के लिए जमा हुए हैं और याद रखिए, हमारा उद्देश्य सिर्फ छुआछूत दूर करना ही नहीं है, बल्कि उसकी जड़ को, जाति प्रथा को ही यहां से उखाड़ फेंकना है। हम लोग कोई अमर नहीं हो जाएंगे पानी पीने से उस तालाब का, लेकिन हमारा यह कदम साबित करेगा कि हम लोग भी इंसान हैं। हमें यह सिद्धांत लागू करना है कि हिंदुस्तान में किसी भी व्यक्ति की योग्यता उसके जन्म के अनुसार नहीं, बल्कि उसके गुणों से तय होगी। यहां हम हिंदुस्तानी समाज की नई रचना करेंगे, जहां ना ही जाति प्रथा होगी और ना ही वर्ग भेद होगा। हमें यह विचार अपनाना होगा कि सभी व्यक्ति समान रूप से पैदा होते हैं और समान रूप से मरते हैं। चलो नष्ट करें असमानता से भरे हुए पौराणिक हिंदू धर्म ग्रंथों की सत्ता को। भाइयों और बहनों, धर्म और गुलामी एक साथ नहीं चल सकते। भाइयों और बहनों, वैसे तो जन्म से मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन मनुस्मृति के सिद्धांतों का स्पष्ट निंदक हूं।
वो प्रतीक धर्म का नहीं बल्कि भेदभाव, क्रूरता और अन्याय का प्रतीक है। मेरा तो प्रस्ताव है कि पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे दुखों की इस जड़ का, मनुस्मृति का खुलेआम दहन किया जाए। क्षुद्रतु कार्ये दास्यम कृतभकृतमेव वा दास्याय वही सृष्टोऽसौ ब्राह्मण्यास्य स्वयं भुवा वैश्य शूद्रो प्रयत्नेन स्वानि कर्माणि कारयेत् तौ हि चितोऽसौ कर्मभ्य शोभयेतामिदं जगत् न स्वामिना निसृष्टोऽपि शूद्रादास्याद्विमुच्यते निसर्गजं हिततस्य कस्तस्मात् तपोहति। प्रिय भावराव, कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया है और मोहम्मद अली जिन्ना ने भी, लेकिन अपने खिलाफ तमाम गुस्से और आग के बावजूद भी मैं कमीशन को मिलने जाऊंगा। इस मुश्किल घड़ी में मुझे बड़ा राम भाव की याद आ रही है। वो अगर जिंदा होते तो उन्होंने मुझे पूरा सहयोग दिया होता। लॉ कॉलेज में पढ़ाने के बाद आज मैं पूना जा रहा हूँ। वहां कल मेरी साइमन कमीशन के साथ मीटिंग है। साहब, अपना ख्याल रखना। मड़के बुआ कह रहे थे आपके दुश्मन कभी। रामो, तुम्हें अभी भी बुखार है, दवाइयां लेना मत भूलना। मैं अपना ध्यान रखूंगा। तो आप ये बात खास तौर पर चाहते हैं कि अछूतों को सरकारी नौकरियां मिले? जी, निश्चित रूप से। क्यों ऐसा चाहते हैं आप? कानून के अमल के मामले में हमारा अनुभव बहुत ही बुरा है। अधिकतर मामलों में कानून का उपयोग पिछड़ी जाति के लोगों के विरुद्ध हुआ है। मैं मानता हूं कि आप अछूतों की बेहतरी के लिए हमेशा कोशिश में रहे हैं, लेकिन क्या सवर्ण आपकी इस काम में मदद करते हैं? ऊंची जाति के सभी हिंदू नीची जाति के लोगों को गंदा काम करने पर मजबूर करते हैं। वो सोचते हैं कि अछूत अगर ये काम करना छोड़ देंगे तो उनका जीवन स्तर सुधरने लगेगा और वो सवर्णों की हर स्तर पर बराबरी करेंगे। हिंदुस्तान का संविधान अछूतों के साथ सही बर्ताव करे, इसके लिए आपके मुताबिक क्या सही तरीका हो सकता है? सबसे पहली बात तो मैं आपके सामने ये रखनी चाहूंगा, हमारा यह दावा है कि पिछड़ी जाति वालों को हिंदू जाति से अलग रखकर अल्पसंख्यकों की तरह बर्ताव किया जाए। दूसरी बात, पिछड़ी जाति के अल्पसंख्यकों को दूसरे किसी भी अल्पसंख्यक जाति से अधिक राजनीतिक संरक्षण की आवश्यकता है। वो भी इस वजह से क्योंकि अछूत हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ, आर्थिक दृष्टि से गरीब, सामाजिक रूप से गुलाम और यहां तक कि राजनीतिक दृष्टि से कमजोर रहा है और किसी भी अन्य संप्रदाय की तुलना में। इसलिए हमारा दावा है आरक्षण का, और वो भी वयस्क मताधिकार के साथ। और वयस्क मताधिकार ना हो तो फिर हम स्वतंत्र चुनाव क्षेत्र चाहेंगे, कुछ और ऐसे संरक्षण चाहेंगे जिसमें उनके लिए अच्छी शिक्षा हो और सरकारी नौकरियों में उनका प्रवेश। मिस्टर सोलंकी, क्या आपका भी यही मानना है? हाँ, बिल्कुल। आपने अपनी जो ये योजना अभी हमारे सामने रखी, अगर उसे हिंदुस्तान के संविधान में शामिल कर लिया जाए तो क्या उससे हमेशा के लिए वर्ग संघर्ष शुरू नहीं हो जाएगा? हो सकता है, लेकिन ये बहुसंख्यकों के रुख पर निर्भर करेगा सर। आप एक दूरदर्शी राजनीतिज्ञ हैं और आप ऐसी मांगे हरगिज नहीं करना चाहेंगे। मेरा दृढ़ विश्वास है और मेरी ये इच्छा है कि कभी सारा हिंदुस्तान एक होगा, और यकीन है कि वो समय आएगा जब इन सब बातों की कोई आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन वो निर्भर करेगा कि अल्पसंख्यकों के प्रति बहुसंख्यकों का रुख कैसा है। अछूतों के कुल कितने लोग हैं जो वकालत के पेशे में हो? मैं अकेला ही। और कोई सवाल जेंटलमैन? थैंक यू डॉक्टर अंबेडकर, मिस्टर सोलंकी। थैंक यू मेजर एटली। ब्रिटिशों के हस्तक अंबेडकर, अंबेडकर, ब्रिटिशों के हस्तक अंबेडकर, 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 देशद्रोही अंबेडकर, 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 देशद्रोही अंबेडकर। डॉक्टर साहब, क्या आपको ऐसा नहीं लगता जो लोग देश की आजादी के लिए शोर मचा रहे हैं उनका व्यवहार बिल्कुल असंगत है? हाँ, बिल्कुल। उन लोगों ने साउथ अफ्रीका में बसे भारतीयों
और ब्रिटेन में बसे भारतीय विद्यार्थियों के साथ हुए अपमानजनक व्यवहार के खिलाफ तो जोरदार विरोध प्रकट किया, मगर साथ ही अपने देशवासियों और धर्म भाइयों को मानव अधिकारों से वंचित रखा। ये व्यवहार असंगत, खुदगर्जी भरा हुआ और बेशर्मी का है। इसलिए मेरा संपादकीय कहता है कि हमें पूरी ताकत के साथ कदम उठाना चाहिए ताकि ये पता चल जाए सवर्णों को कि छुआछूत का पालन करना उतना ही खतरनाक है जितना जबान पर दहकता हुआ कोयला रखना। सभी अछूत नासिक के कालाराम मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश करेंगे और अगर किसी ने रोका तो हम सत्याग्रह करेंगे। नाइक, अछूतों के लिए राजनीतिक अधिकार पाना अधिक महत्व रखता है, ना कि मंदिर में प्रवेश करना। हम चाहते हैं आप आंदोलन के नेता बने, बाकी सारी जिम्मेवारी हम उठा लेंगे। ठीक है भावराव, तो सत्याग्रह के संबंध में एक नोटिस कालाराम मंदिर के ट्रस्टीज को भेज दीजिए। ओम गणानान्त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपवेश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिर्षीरसादनो स्वाहा। हम समाचार पत्र द्वारा अस्पृश्यों को उत्तर दे रहे हैं। मैं पढ़कर सुनाता हूं। सेवा में श्री नारायण गाडगीळ, संपादक कोहिनूर। श्री कालाराम मंदिर पंचवटी के न्यासी मंदिर के मालिक नहीं हैं। उन्हें मंदिर की परंपरा में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं। मंदिर की स्थापना से ही हमारे पूर्वज यहाँ के पुजारी नियुक्त किए गए थे और हम इस परंपरा का प्रामाणिकता से पालन कर रहे हैं। हम पुजारी इस मंदिर की सर्वोच्च शक्ति हैं। अगर न्यासियों ने अपने अधिकारों का उपयोग मंदिर की पवित्रता भंग कर अस्पृश्यों को मंदिर में प्रवेश दिलाने के लिए किया तो हम तीव्र विरोध करेंगे। चलो जल्दी बाहर निकलो, मंदिर के चारों दरवाजे बंद करो। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के आदेश से मंदिर के चारों दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। हमें किसी भी कीमत पर मंदिर में प्रवेश और भगवान की पूजा का अधिकार स्थापित करना है। मैं समझता हूं इसके लिए सत्याग्रह के सिवा कोई रास्ता नहीं। भावराव, लोगों को चारों द्वारों पर तैनात कीजिए, दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम। द्वार खुलते ही सबसे पहले प्रवेश करने वाले हम लोग होंगे। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाई अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। डॉक्टर अंबेडकर, आपको नहीं लगता कि द्वार पर इकट्ठा होकर लोगों को अंदर न जाने देना एक जुर्म है? हाँ है मिस्टर गॉर्डन, मैं जानता हूँ। अगर मैं इंडियन पिनल कोड की धारा 144 लागू कर दूं तो आपके सिर्फ 4 लोग ही रह पाएंगे। इसके बावजूद भी हम लोग अपने अधिकार पाने के लिए संघर्ष करेंगे। छेड़ू ना पत्ता छेड़ू ना कोई जीव सताऊं,
पात पात में प्रभु बसत है वही शीस नवा। रथ यात्रा के संबंध में आप कौन सा कदम उठाने वाले हैं? हम अछूत भगवान का रथ खींचने वाले लोगों में शामिल हो जाएंगे और रथ में रखी हुई मूर्ति की पूजा करेंगे। यही तो परंपरा रही है। सवर्ण हिंदू मंदिर के मुख्य द्वार तक रथ खींच कर लाएंगे। द्वार से 10 फीट के बाद वो लोग रथ छोड़ देंगे और फिर उसके बाद आपके लोग रथ की रस्सी को खींचेंगे। क्या आपको ये मंजूर है? हाँ, मुझे मंजूर है। और क्या रंग चढ़ाऊं कहत कबीर सुनो भई। हमें 50 लोग चुनने हैं उस रथ को खींचने के लिए। लेकिन 5000 लोगों में से 50 कैसे चुनेंगे? उन्हें चुनिए जो भारी भरकम और तगड़े हों। वो लोग रथ के साथ भागे जा रहे हैं। जाओ, रोको उन्हें। संभालो इन्हें। मेरी बात सुनो नाइक। जिला मजिस्ट्रेट की कार्रवाई और पुलिस को हटाने की धमकी से हमारे सामने अब यह साफ है कि अपने अधिकारों के लिए लड़ने वाले लोगों में सरकार की कोई रुचि नहीं है। ऐसी सरकार किसी के काम की नहीं है। मैं नासिक के मजिस्ट्रेट के निष्कर्षों से सहमत नहीं। इस मामले में अपना बयान मैं सरकार को पहले ही लिखकर भेज चुका हूँ, जो कि सही है। डॉक्टर साहब, कहिए। वायसराय साहब ने भेजा है। धन्यवाद। ओह, ये तो निमंत्रण पत्र है लंदन में होने वाली गोलमेज परिषद के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अभिनंदन। धन्यवाद। प्रिय चित्रे, कांग्रेस और मिस्टर गांधी ने गोलमेज परिषद का बहिष्कार किया है। कांग्रेसी उनसे नफरत करते हैं और गालियां देते हैं जो परिषद में शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं वही मांग करूंगा जो मेरे लोगों का अधिकार है। मैं निश्चित ही स्वराज की मांग उठाऊंगा। कमेटी के प्रतिनिधियों का चुनाव और प्रधानमंत्री जी का हस्तक्षेप। मिस्टर चेयरमैन और गोलमेज परिषद के आदरणीय सदस्यगण, मैं और मेरे साथी राव बहादुर श्रीनिवासन हिंदुस्तान की पिछड़ी जातियों का दृष्टिकोण आपके सामने पेश करने की इजाजत चाहते हैं, जो कि हिंदुस्तान की आबादी का 5वां हिस्सा है। हमारा दृष्टिकोण यह है कि हिंदुस्तान से ब्रिटिश सरकार को हटाकर उसकी जगह लोगों द्वारा लोगों के लिए लोगों की सरकार कायम की जाए। पिछड़ी जातियों ने ब्रिटिशों का इस उम्मीद से स्वागत किया था कि वो उन्हें कट्टर सवर्णों के दमन और अत्याचार से मुक्ति दिलाएंगे। ब्रिटिशों के पहले हम लोग मंदिर में नहीं जा सकते थे, क्या आज जा सकते हैं?
ब्रिटिशों के पहले अछूत पुलिस और सेना दल में भर्ती नहीं हो सकते थे। क्या वो अवसर अब है हमारे लिए? हमारे सारे घाव आज भी खुले हुए हैं और टीस दे रहे हैं। हालांकि ब्रिटिश शासन के 150 साल बीत चुके हैं। हिंदू उन पर हक जमाते हैं उनको उनके अधिकारों से वंचित करने के लिए, और मुसलमान उनके अलग अस्तित्व को इसलिए मान्यता नहीं देते क्योंकि उनको डर है शायद कि एक प्रतिद्वंद्वी को शामिल करने से उनके अधिकार कम हो जाएंगे। सरकार द्वारा दबाए, हिंदुओं द्वारा सताए और मुसलमानों द्वारा उपेक्षित हमारा पीड़ित वर्ग बिल्कुल ऐसी निस्सहाय एवं दयनीय स्थिति में है जिसकी इस दुनिया में और कोई मिसाल नहीं। इसलिए हमारा मानना है कि पिछड़ी जातियों की समस्याएं तब तक नहीं सुलझ सकती जब तक कि राजनीतिक सत्ता उनके हाथों में नहीं आती। आज देश का जो तेवर है उसमें ऐसा कोई भी संविधान कारगर नहीं होगा जो देश की आबादी के बड़े हिस्से को मंजूर ना हो। वो वक्त जब फैसला ब्रिटिश करते थे और हिंदुस्तान मंजूर करता था बीत चुका है, कभी न लौटने की। डॉक्टर अंबेडकर, आज तुम छा गए। भाषण देने का आपका तरीका कॉन्फ्रेंस में सबसे अच्छा था। मैंने तो वही कहा जो सच्चाई है। बेटे, मुझे तुम पर बहुत नाज है। मुझे याद है जब पहली बार हम मिले थे, लगता है जैसे कल ही की बात। मैं चलता हूँ। अच्छा, गुड बाय। सर, जब बात चली रही है तो मैं आपके कर्ज के बारे में। कैसा कर्ज? मेरी पढ़ाई के लिए। ओह, वो स्कॉलरशिप था। डॉक्टर अंबेडकर, आप बहुत अच्छा बोले। थैंक यू। जी हाँ, मैं भी यही समझा था, लेकिन पिछले 6 साल से दीवान जी लगातार चिट्ठियां लिखकर वो कर्ज वापस करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कॉलेज को भी चिट्ठी लिख दी जहाँ मैं पढ़ाता हूँ। ये उसका पागलपन है। मैं माफी चाहता हूँ बेटा, तुम उसकी चिंता मत करो। थैंक यू मुझसे बात करने का। माय प्लेजर। डॉक्टर अंबेडकर, मैं आपके आंदोलन को काफी समय से देखती आ रही हूँ, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। आप हमेशा से कांग्रेस के विरोधी रहे हैं। कांग्रेस ने गोलमेज सभा का बहिष्कार किया, लेकिन आप उसमें शामिल हुए। फिर भी हाल ही में आपने बचाव किया उन 47 कांग्रेसी सत्याग्रहियों का जो चिरनेर फायरिंग केस में शामिल थे। क्या ये अंतर्विरोधी नहीं? मिस रोजा एप्स्टाइन। हाँ, मिस एप्स्टाइन, मेरी स्थिति बिल्कुल अंतर्विरोधी नहीं है। मैंने कुछ सिद्धांतों की वजह से ये केस हाथ में लिया। मैं कांग्रेस से सहमत नहीं हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हर नागरिक को आंदोलन करने का अधिकार है। लोगों के अधिकार और स्वतंत्रता सरकार के टिकने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन खुद गांधी जी ने बुलावा क्यों भेजा? जाहिर है भेड़ों जैसे हमारे झुंड को अपने साथ शामिल करना होगा। उनके असर से बचे रहना। वो भगवान नहीं है। हम अपनी बात पर कायम रहेंगे। नमस्ते। नमस्ते। बापूजी छत पर हैं। नमस्ते। आइए। नमस्ते। कहाँ तक सीखा चरखा चलाना मेरा बहन? मैं कोशिश कर रही हूँ बापू। गुड। तुम बिल्कुल सही काट रही हो। ध्यान दोगी, लगन के साथ करोगी तो एक दिन तुम निपुण हो जाओगी। बिल्कुल सही। गुड गुड, दैट इज राइट। बापूजी, डॉक्टर आंबेडकर आ गए। हाँ हाँ हाँ, डॉक्टर आंबेडकर, आप मुझसे मिलना चाहते थे? गांधी जी, आपने ही मुझे चिट्ठी भेजकर बुलाया था। हाँ हाँ हाँ, याद आया। पता चला है कि आपको शिकायत है मुझसे और कांग्रेस से। मैं आपको बता दूं, अछूतों की समस्या को लेकर मैं चिंतित रहा हूं मेरे बचपन से। तब आप पैदा भी नहीं हुए थे डॉक्टर अंबेडकर। मेरे प्रयासों से ये बात कांग्रेस के मंच पर भी उठाई गई, और यही नहीं, हमने 20 लाख रुपए भी दिए हैं
अछूतों के जीवन सुधार के लिए। आश्चर्य की बात है कि आप जैसा व्यक्ति कैसे विरोध कर सकता है मेरा और कांग्रेस का। असल में कांग्रेस ने इस समस्या को समझने का सिर्फ दिखावा किया है, दाम्भिकता भरे झूठे और खोखले आश्वासन देकर। आपने कहा कि कांग्रेस ने 20 लाख खर्च की। मैं कहता हूं कि व्यर्थ खर्च की। अगर कांग्रेस अपना दायित्व समझती है तो कांग्रेस का सदस्य बनने की शर्त होनी चाहिए छुआछूत ना मानना, ना कि खादी पहनना। आप कहते हैं कि ब्रिटिशों के मन में हमारे लिए कोई बदलाव नहीं आया। मैं ये पूछता हूं कि हिंदुओं के मन में भी कहां बदलाव आया है हमारे लिए? जब तक वो अड़ियल बने रहेंगे तब तक हम विश्वास नहीं करेंगे हिंदुओं पर, कांग्रेस पर या किसी महात्मा पर। इतिहास साक्षी है कि महात्मा हवा के झोंके जैसे होते हैं, जो धूल तो उड़ाते हैं लेकिन ठोस कुछ नहीं करते। गांधी जी मेरी कोई मातृभूमि नहीं। लेकिन ये सारा देश आपकी मातृभूमि है डॉक्टर अंबेडकर। और जहां तक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में मैंने पढ़ा, उससे यह साबित होता है कि आप एक सच्चे और निष्ठावान देशभक्त हो। इसे मैं अपनी मातृभूमि कैसे कह सकता हूं जहां कुत्ते बिल्लियों जैसा सलूक होता है हमारे साथ? हम लोगों के साथ जो बर्ताव होता है वो इतना असहनीय है कि अगर हम कभी निष्ठावान ना रह पाएं तो दोष इस मिट्टी का होगा, ना कि हमारा। कांग्रेसियों ने हमारे आंदोलन का विरोध किया, देशद्रोही कहा, और आप मुझे देशभक्त कह रहे हैं। मेरा मानना है कि मैं अपने लोगों के बुनियादी हकों की रक्षा के लिए लड़ रहा हूं, इस भूमि को बिना कोई नुकसान पहुंचाए। आप मुझे देशद्रोही कहें या देशभक्त, मुझे इसकी कतई परवाह नहीं। तो आपकी हमसे क्या अपेक्षा है डॉक्टर? आपने मुसलमानों और सिखों को राजनीतिक अधिकार देने की बात मान ली, जो कि राजनीतिक और आर्थिक रूप से अछूतों से ज्यादा आत्मनिर्भर है। गोलमेज परिषद ने अछूतों के लिए इसी तरह के राजनीतिक अधिकारों की सिफारिश की है। आपका क्या विचार है? मैं राजनीतिक आधार पर हिंदुओं और अछूतों में बंटवारे के खिलाफ हूं। यह सरासर आत्मघाती निर्णय होगा। आपके स्पष्ट मत के लिए आभारी हूं। हमें पता चल गया कि इस संघर्ष में हम लोग कहां खड़े हैं। अब मैं इजाजत चाहूंगा गांधी जी। इतना असंयम? महादेव भाई। जी बाबू। उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि उनकी कोई मातृभूमि नहीं? शायद महार होने के नाते ऐसा सोचते हो। डॉक्टर अंबेडकर क्या महार हैं? सारी दुनिया जानती है बापू। सारी दुनिया जानती होगी पर मैं नहीं। मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया उनके बारे में? मुझे लगा कि तो पुरोगामी ब्राह्मण हैं, पूना के। मिस्टर गांधी आज गोलमेज परिषद में हिस्सा लेने के लिए लंदन रवाना हो गए। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि इस परिषद के सदस्य ब्रिटिश सरकार के चुने हुए हैं, ना कि हिंदुस्तानी जनता के। मिस्टर गांधी के प्रतिनिधि बनने से हमारे दावे में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हमारी पहली जरूरत है पिछड़ी जातियों को राजनीतिक सत्ता से लैस करना, वही एक रास्ता है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर, आपको नहीं लगता कि शिक्षा से दलितों की स्थिति में सुधार होगा? लगता है आप गांधी जी से मिलकर आए हैं। हम लोगों में से सबसे ज्यादा शिक्षित मैं हूँ, फिर भी समाज मेरे साथ अछूतों जैसा ही बर्ताव करता है। आप क्या मांगे रखने वाले हैं? हम स्पष्ट विभाजन चाहते हैं हमारे और सवर्णों के बीच। आप ये सब कैसे करना चाहेंगे? हिंदुस्तान के भावी संविधान में पिछड़ी जातियों को ऐसा मूल अधिकार दिया जाए जिसके तहत छुआछूत कानूनन जुर्म हो और दोषी सजा का हकदार। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर, मिस्टर गांधी ने कहा है कि स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्रों का परिणाम गंभीर होगा और जो अछूत हैं वो फिर भी अछूत ही रह जाएंगे। उन्हें कहने दीजिए। आप 2000 साल से बह रही धारा को रोककर उसे विरुद्ध दिशा में नहीं बहा सकते। दमन करने वाले कभी मसीहा नहीं बन सकते। हम राजनीतिक सत्ता चाहते हैं, ना कि सिर्फ खूबसूरत शब्द, अच्छे इरादे या दान। एक और सवाल डॉक्टर अंबेडकर प्लीज। मिस्टर चेयरमैन, मैं जानता हूं प्रतिनिधियों के दिमाग में क्या है। अल्पसंख्यक वर्गों के उचित प्रतिनिधित्व का प्रश्न। हम राजी हैं मुसलमानों और सिखों को विशेष स्थान देकर समझौता करने के लिए, अर्थात इसके कुछ ठोस ऐतिहासिक कारण भी हैं। लेकिन जहां तक अछूतों का सवाल है, मैं और कांग्रेस
दोनों विरुद्ध हैं उन्हें खास प्रतिनिधित्व देने के मामले में। अछूत हिंदू धर्म का ही एक हिस्सा है और उन्हें इससे अलग नहीं किया जा सकता। धन्यवाद। हमारे खिलाफ लड़ाई का बिगुल बच गया। भीम, क्या हुआ? उन्होंने अल्पसंख्यक कमेटी को स्थगित कर दिया है। मैंने सुना है कि वो मुसलमानों के साथ एक सौदा करने वाले हैं। सौदा किस तरह का? कांग्रेस मुसलमानों की 14 मांगे मान लेगी अगर मुसलमान हमारा विरोध करें तो। मेरी कुछ समझ में नहीं आता। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। वो इतने बड़े संत माने जाते हैं, वो तुम्हारे साथ नाइंसाफी नहीं करेंगे। संत? वो एक मंझे हुए राजनेता है फैनी। कोई रास्ता नहीं बचता तो मिस्टर गांधी फिर षड्यंत्र करते हैं।